कार निवेश कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम देख रहे हैं कि देश का विकास बढ़ रहा है, निवेश बाजार बढ़ रहा है, निवेश बढ़ रहा है, निवेशक बढ़ रहे हैं और इन सबसे ऊपर देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है। इस सब ये वृद्धि के इस दौर में जो सकारात्मक वृद्धि देखने को मिल रही है, उसमें निवेश और निवेशकों के लिए कैसा रहने वाला है, उनके जो निवेश रहेगा भविष्य के लिए क्या संकेत आ रहे हैं और किस तरह से वो अपना ये डिसीजन करें कि उन्हें क्या निर्णय पोर्टफोलियो बनाने में लेना है और कैसे एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाएं। आइए आज इसी विषय पर हम बात करते हैं। बढ़ता बाजार और बढ़ता निवेश। बाजार से हमारा मतलब है शेयर बाजार। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज स्टूडियो में हैं श्री हरीश कृष्णानी जी। हरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। और वित्त विशेषज्ञ हैं हरीश कृष्णानी और दूसरे वित्त विशेषज्ञ हैं श्री सुदर्शन मुंदड़ा जी। सुदर्शन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। आप भी दर्शकों टेलीफोन के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। नोट कीजिए हमारे फ़ोन नंबर्स 26600049 हमारे यहाँ का टेलीफोन नंबर है और भोपाल के बाहर के दर्शक STD कोड 0755 लगाकर 266049 नंबर पर टेलीफोन कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं और उनके जवाब हमारे विशेषज्ञ आपको इसी कार्यक्रम के दौरान देंगे। टोल फ्री नंबर भी आपके लिए उपलब्ध रहेगा 1800-233-0040। फ़ोन करिए और बढ़ते बाज़ार और निवेश से संबंधित या अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भी आप सवाल करना चाहते हैं निवेश के मामले में आप कर सकते हैं। स्वागत है आपके फ़ोन कॉल्स का। शुरुआत करते हैं हरीश जी, आपसे ही करते हैं कि इस समय बाज़ार बढ़ रहा है और आज की अगर ताज़ा जानकारी दी जाए तो वो आप बेहतर बता सकते हैं कि आज ही क्या कमाल हुआ है बाज़ार में। देखिए, आज जो सेंसेक्स और निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है, सेंसेक्स करीब 1200 पॉइंट से ऊपर बंद हुआ है जी। निफ्टी भी 250 पॉइंट के आसपास ऊपर बंद हुआ है। तो देखिए, ये तो बाज़ार है, बाज़ार का तो नियति रहती है, मतलब नेचर रहता है ऊपर और नीचे चलना। जैसे कि सांसें अपन लेते भी हैं और छोड़ते भी हैं, वैसे ही बाज़ार भी है, ऊपर नीचे बाज़ार चलता रहेगा। पर लंबे समय के निवेशकों को हमेशा ही फ़ायदा मिला है और हमेशा फ़ायदा मिलेगा। वो चाहे निवेश आपका शेयर मार्केट में हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड में हो, चाहे वो गोल्ड में हो, चाहे वो प्रॉपर्टी में हो, किसी भी क्षेत्र में अगर आप निवेश करते हैं और लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो आप एक अच्छे फ़ायदे के साथ तो निकलते ही हैं, साथ ही साथ आपको कई सारे और भी बेनिफिट मिलते हैं, चाहे वो टैक्सेशन पॉइंट ऑफ से व्यू हो, चाहे वो इंडेक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, आपको बहुत सारे फ़ायदे भी मिलते हैं। और जो कि जैसा देखा गया है, जो कि हमारी गवर्नमेंट आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट्स मतलब कैपेक्स के ऊपर खर्चा कर रही है। आपने जो अभी अंतरिम बजट ही आया उसमें ही लगभग 11,000 करोड़ रुपए का अंतरिम बजट में दिया गया, हम लोग कैपेक्स करेंगे, खर्चा करेंगे। तो जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है और हर महीने जो गवर्नमेंट को GST के रूट से या जो भी टैक्सेशन के रूट से इनकमिंग है, जो पैसा आ रहा है, तो वो प्रॉपर वे में खर्चा किया जा रहा है। तो जैसे जैसे गवर्नमेंट कैपेक्स बढ़ेगा, एक्सपांशन बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारा जो इकोनॉमिक साइकिल है, बाज़ार का साइकिल है, वो बढ़ता जाएगा। और गवर्नमेंट का अभी प्रॉपर कुछ सेक्टर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस है। सेक्टर्स की बात करें, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आप देख रहे होंगे हर शहरों में जो भी सेमी अर्बन क्षेत्र थे अब मेट्रो में आ रहे हैं धीरे धीरे, उन्हें मेट्रो सिटी बोला जा रहा है उनको। वहाँ पे मेट्रो भी लाई जा रही है। मेट्रो के साथ साथ रोड, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अभी आप देख रहे हैं अमृत योजना के अंदर बहुत सारे रेलवे स्टेशनों का उत्थान किया गया है, जहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म थे, 4, 6, 8 प्लेटफॉर्म, यहाँ और बहुत सारी चीज़ें बढ़ाई जा रही हैं। तो जैसे जैसे अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे अपनी ग्रोथ बढ़ती जाएगी। और साथ में उसका फ़ायदा ये है, जैसे पहले कश्मीर से सब सेब मध्य प्रदेश आता था, सेब की बात कर रहा हूँ, एप्पल की, तो वो आने में 10 से 12 दिन लग जाते थे, तो कई सारे तो उसमें ख़राब हो जाते थे। बट आज की तारीख में 3 से 4 दिन में गाड़ी आ जाती है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का कमाल है। अगर 3 दिन में 4 दिन में आपको गाड़ी आ रही है या रेल के थ्रू भी आ रहा है माल, तो 2 दिन में आपको MP में पहुंच जाता है माल, तो ख़राब होने की संभावना कम हो जाती है। तो उससे कॉस्ट कटिंग भी होता है। जो से आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले अगर 300 रुपये किलो, 400 रुपये किलो अपन सुनते थे, तो आज वो 100, 150, 200 मतलब सीजन के हिसाब से भाव मिलता है हमें। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। इससे महंगाई भी कहीं ना कहीं कम होगी। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उसके ऊपर जो हमारे निवेशक हैं उनको भरोसा रख के निवेश करना चाहिए और डेफिनेटली उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जी सुदर्शन जी, जैसे कभी हरीश जी ने बताया कि जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये ढांचागत विकास जो चहुमुखी हो रहा है देश में, क्या इसी का परिणाम है या इसी के कुछ प्रभाव हैं कि बाज़ार में भी वृद्धि होती जा रही है? बिल्कुल सही कहा।
देखिए, जब डेवलपमेंट होता है, जिस तरह से अभी हरीश भाई ने हमें बताया कि डेवलपमेंट होने की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ वो कम समय लग रहा है सेब को वहाँ से आने में, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। तो जब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है तो शेयर बाजार में जो निवेश है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि उन कंपनीज के रेट बढ़ेंगे। जी जी। तो कुल मिला के अगर हम डेवलपमेंट जो भी चल रहा है वो देश के हित में है, निवेश के हित में, बाजार के हित में है। जी, एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं खातेगांव से, करण पटेल जी। जी, हेलो। सर नमस्कार, मेरा सवाल जी, सुदर्शन नमस्कार। मुंदड़ा जी से था। जी जी। मेरा सवाल ये था सुदर्शन सर कि हमें निवेश कितनी अवधि के लिए करना चाहिए और किस माध्यम से करना चाहिए? एसआईपी माध्यम से करना चाहिए या लमसम माध्यम से करना चाहिए? जी करण सुदर्शन पटेल जी, आपका सवाल बड़ा ही अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो जो आपका फाइनेंशियल गोल है उसके अनुसार आपको निवेश उतने समय के लिए करना चाहिए। यदि आपका गोल बच्चों की पढ़ाई का है तो वो बच्चों की पढ़ाई जितने साल के लिए है उतने समय के लिए करिए। बच्चों की शादी के हिसाब से आप करना चाहते हैं तो उतना समय लीजिए। आपका रिटायरमेंट प्लानिंग का गोल है तो फिर रिटायरमेंट प्लानिंग के हिसाब से करिए। अब दूसरा आपका उसी सवाल में दूसरा क्वेश्चन था कि निवेश एसआईपी के माध्यम से करना चाहिए या ये ठीक है ना लमसम करना चाहिए। तो आपको दोनों ही तरह से निवेश करना चाहिए। आप रेगुलर इनकम यदि अर्न कर रहे हैं तो एसआईपी तो करिए ही करिए, और जो पैसा आपके पास बड़ी मात्रा में जो आता है कहीं ना कहीं से, उसे आप उसी तरह से निवेश करिए। जी जी। प्रश्न करने के लिए धन्यवाद। हम नंद स्वरूप मिश्रा जी हमारे नियमित दर्शक हैं, वो भी टेलीफोन लाइन पर आ चुके हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। हेलो। नमस्कार सर, मैं नंद नमस्कार स्वरूप मिश्रा हूँ जी। बाराबंकी से। मैं सर जानना ये चाहता हूँ, जनसंख्या तो हमारी बढ़ रही है, मुझे हमारी जमीनें घट रही हैं, तो ऐसी दशा में जो हमें उद्योग बढ़ाना चाहिए और चीजों को बढ़ाना चाहिए, उसमें कमी आ रही। तो ये बढ़ता बाजार, बढ़ता निवेश में किसानों को किस क्षेत्र में निवेश करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? जी, किसानों के लिए तो आजकल आधुनिक कृषि की तकनीकें इतनी विकसित हो चुकी हैं कि काफ़ी अच्छा उनके लिए ऑप्शन दे रही है गवर्नमेंट। क्या इनके बताना चाहेंगे कि कृषि में तकनीक कैसे आगे बढ़ा रही है? देखिए, कृषि में तकनीक सरकार बहुत ही, किसानों को सबसे ज़्यादा फायदा अगर कहीं मिल रहा है तो वो एग्रीकल्चर। इस सरकार के समय में देख रहा हूँ, निरंतर पढ़ता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, एग्रीकल्चर सेक्टर में सरकार बड़े ही काम कर रही है। जैसा कि बाराबंकी से जो साहब इनका सवाल था कि निवेश में क्या इन्होंने कहाँ निवेश करना चाहिए, तो आज के समय में कई सारे किसान भी म्यूचुअल फंड सेक्टर में या स्टॉक मार्केट में निवेश के लिए निरंतर आ रहे हैं। और उन्होंने भी, क्योंकि बैंक में अगर पैसा रखेंगे वो उनके आसपास के, तो वो पैसा 5% 6% से ज़्यादा ग्रोथ नहीं देगा। किसान भाई को सबसे पहले चीज़ चाहिए कि उसका पैसा तो बढ़े। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जहाँ आपका निवेश, ऐसी जगह निवेश करें जहाँ पे कि आपको इन्फ्लेशन को वो बीट कर सके। सबसे पहली चीज़ जो आवश्यकता है वो इन्फ्लेशन को बीट करने वाली है। तो किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि वो अपने वित्तीय सलाहकार जो भी उनके साथ में हैं उनका सलाह मानते हुए और वो म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में निवेश के लिए आएँ। हरीश जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी जी, जैसे सुदर्शन जी ने बोला, म्यूचुअल फंड तो उनके बाद एक ऑप्शन है ही। हाँ। आजकल गवर्नमेंट ने जिस किसानों से रिलेटेड अगर बात करें हम लोग, तो एमसीएक्स के अंदर बहुत सारे एग्रो कमोडिटीज़ को भी लॉन्च किया है। बिल्कुल। जैसे वो अगर गेहूं उगाते हैं, चावल उगाते हैं, या और कोई खेत मतलब प्रोडक्ट उगाते हैं, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे वो धनिया हो, तो ये सब चीज़ें भी एमसीएक्स के अंदर अब आ गई हैं। तो उसमें वो अपना हेजिंग भी कर सकते हैं, अगर वो खरीद बेच सकते हैं वहाँ पे भी, तो उसमें उनका कभी नफ़ा नुकसान नहीं होगा। दोनों चीज़ें अगर उनके पास उन्होंने ख़रीदा हुआ है तो वहाँ पे बेच के रख सकते हैं, तो वो एक हेजिंग हो जाती है। तो वहाँ पे भी उनको नुकसान होने की संभावना कम होती है, कभी ऐसी कोई स्थिति हो जाती है। और अगर भाव में बहुत तेज़ी आ जाती है तो वो भी बेनिफिट उनको मिल जाता है। तो एमसीएक्स भी एक अच्छा है, बट उनको उससे पहले उसकी पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी। जो भी उसके निवेश सलाहकार हैं उसके बारे में वो जानकारी लेके, एमसीएक्स बोर्ड से पूरी जानकारी लेके उसके बाद ही निवेश करें, सोच समझ कर निवेश करें। बिल्कुल। इसमें प्रेम जी, इसमें एक अच्छी चीज़ है, मैं कुछ किसानों को जानता हूँ वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं इसमें। जैसे क्या होता है, जब फसल आने को होती है, फसल आने के पहले उस फसल के भाव पहले ही बढ़ चुके होते हैं। जैसे चने की फसल आनी है या गेहूं की फसल आनी है, तो जो आने के पहले उसके भाव ज़्यादा रहते हैं क्योंकि वो समय पूरा साल भर हो चुका होता है। तो किसान भाई क्या कर रहे हैं, कुछ किसान भाई वो उसको एमसीएक्स पे बेच लेते हैं। पहले ही बेच चुके होते हैं उस फसल को,
और जब वो फसल आ चुकी होती है, लगभग 15 दिन महीने भर में वो फसल उनके खलियान में आ जाती है खेत से, तो जब वो फसल आ चुकी होती है तब भाव गिर चुके होते हैं, तो वो वहाँ से स्क्वायर अप कर लेते हैं पोजीशन को और फिर ये फसल को बाजार में बेच देते हैं। तो वो इस तरह से फ़ायदा उठा रहे हैं। जी जी। हरीश जी, जैसे अभी सुदर्शन जी ने बोला, आपने भी बोला MCX, तो जो ग्रामीण हमारे जो दर्शक हैं वो अगर MCX के बारे में उन्हें विस्तार से थोड़ा बताइए कि क्या है ये, किस तरह से यहाँ काम होते हैं और इसकी क्या भूमिका है। देखिए वायदा बाजार का नाम सभी ने सुना होगा। वो NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी है, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर है, और MCX है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। कमोडिटी मतलब जो भी वस्तुएं जो उपभोग करते हैं उसके अंदर वो एक्सचेंज ट्रेड होता है। जैसे सुदर्शन जी ने अभी बताया, मेरे एक मतलब व्यापारी भाई हैं जो गेहूं आने से पहले वहाँ पे बेच देते हैं और जब उसका भाव नीचे आता है तो स्क्वायर ऑफ करते हैं। स्क्वायर ऑफ का मतलब है वो खरीद देते हैं, वहाँ पहले खरीदा हुआ रहता है, तो उनके पास है माल तो उन्होंने बेचा हुआ था, तो जैसे उन्होंने 100 रुपये में बेच दिया था वहाँ पे, जब माल उनके पास फिजिकल आ गया तो उसका भाव हो गया 90 रुपये, फॉर एग्जांपल ले रहे हैं ये सब चीज़ें डेटा, तो 90 रुपये में उन्होंने वहाँ पे वापस खरीद लिया, तो 10 रुपये का जो बीच का डिफरेंस है वो उनका फ़ायदा हुआ। 10 रुपये का जो उनका फ़ायदा हुआ वो 10 रुपये तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद जो उनके पास फिजिकल माल है वो फिजिकल माल अपने फिजिकल मार्केट में वो बेच देंगे, तो वो तो उसको उनका पैसा मिलेगा ही मिलेगा। पर वो 10 रुपये जो अगर वो ये ट्रेडिंग नहीं करते तो उनको 10 रुपये नहीं मिलते। तो MCX में उन्होंने जो ट्रेड किया उसका उनको एक तो बेनिफिट मिल गया, स्क्वायर ऑफ भी कर दिया उन्होंने, ख़त्म कर दिया सौदे को। तो ये वायदा बाजार का सौदा होता है। वायदा बाजार के सौदा में आप चाहें तो फिजिकली डिलीवरी भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है आपने बेचा या खरीदा तो आप डिलीवरी नहीं ले सकते, डिलीवरी भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको उसका पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। ये पूरा एक गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया एक सिस्टम है जिसमें आप लीगली पूरा वाइट में पूरा ये ट्रांजेक्शन्स होते हैं पूरे, और उसका पूरा ब्यौरा गवर्नमेंट को भी जाता है कि कितने किसान भाई हमारा इस चीज़ का फ़ायदा ले रहे हैं। और समय समय पर उसके ऊपर ट्रेनिंग्स भी होती है, गांव में भी ट्रेनिंग्स होती हैं। अगर कोई भी पंचायत, ग्राम पंचायत उसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो वो MCX से डायरेक्ट संपर्क करके अपने गाँव क्षेत्र में एक कैंप लगवा के उसके बारे में ज़्यादा जानकारी भी ले सकते हैं। तो इसके लिए पहल कैसे करना पड़ेगी? मान लीजिए किसान जो हैं, या मान लीजिए मैं हूँ, मैं खेती कर रहा हूँ, मुझे MCX के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, मैं कमोडिटी मार्केट के बारे में नहीं है, मैंने सिर्फ सुना हुआ है। जी। अब मैं उसमें अगर एंट्री लेना चाहूँ तो किस तरह से स्टेप बाय स्टेप मुझे चलना होगा? देखिए उसके लिए सबसे पहले तो आपका जो भी आपके एरिया में वित्तीय सलाहकार है वही आपको ज़्यादा अच्छे से जानकारी दे पाएंगे जी। और उसके लिए पूरा जो प्रोसेस है KYC का, जो भी अगर आप MCX या डीमेट अकाउंट खोलते हैं तो उसके लिए KYC प्रोसेस रहता है। आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं वो देने के बाद आपका एक खाता खुल जाता है जिसके थ्रू आप एक ट्रेड कर सकते हो। ट्रेड ये पूरा ऑन पेपर होता है, आपको हर चीज़ का बिल मिलता है, बिल साइकिल पूरा जो भी रहता है। और अगर आप उसमें डिलीवरी लेते हैं तो आपको जब डिलीवरी लेते हो पूरा पेमेंट करना पड़ता है, तो आपके पास वो स्टॉक आ जाता है, तो आप उसको वेयर हाउस में रख सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। सुदर्शन जी, जिस तरह से स्टॉक मार्केट में लोग ट्रेड करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, उसी तरह वायदा में भी उसी तरह से होती है क्या, या क्या फ़र्क है दोनों में? वायदा और स्टॉक में देखिए एक बड़ा अंतर जो आता है, पहली चीज़ तो ये होती है स्टॉक आपके पास है। अगर हम किसी एक की बात करें, जैसे SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक शेयर आपके पास है, यहाँ पे वायदा में उसका एक लॉट होता है। वो 100 शेयर का भी हो सकता है, वो 50 का भी हो सकता है, वो 20 का भी हो सकता है, वो 200 का भी हो सकता है, वो हर शेयर के अनुसार वेरी करता है। तो पहली चीज़ तो ये अंतर हो गई कि यहाँ पे आप 1, 2, 3 शेयर भी खरीद सकते हैं आपकी सुविधा अनुसार। यहाँ वो लॉट खरीदना पड़ेगा, पहली चीज़ तो आपको। दूसरा, ये 1 महीने का वायदा, मतलब आप समझ गए कि वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस 1 महीने में उसको आपको सेटल करना है। अगर आपने बेच दिया तो उसे खरीदना है, यदि आपने खरीद लिया तो उसे बेचना है। पर यदि आपके पास कोई शेयर रखा है फिजिकल में, तो उसे तो आप कितने भी बरस रख सकते हैं। जी। अच्छा, कमोडिटी मार्केट में मान लीजिए कोई माल खरीदते हैं, जिन्स से बोलता है, खरीदते हैं, तो खरीदने के साथ ही उसका प्रॉफिट लॉस उसको मिलता है या फिर बेचने पर मिलता है उसको? वो तो जब खरीदा है, अगर उन्होंने कोई चीज़ X भाव में खरीदी है और उसका भाव कुछ दिनों के बाद X+10 हो गया, तो प्रॉफिट तभी आएगा जब वो बेचेंगे उसको X+10 में। जी। तो वो जब भी उसको या तो पहले बेच दिया है फिर बाद में खरीद रहे हैं, तो प्रॉफिट लॉस उसी से आएगा। जी। अच्छा। हरीश जी, सौदा करते समय क्या उसको कुछ पैसे देना भी पड़ते हैं, रकम? बिल्कुल। देखिए क्या प्रतिशत? ये बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा है। जो भी आप सौदा करते हैं उसका एक मार्जिन रहता है, मार्जिन मनी 20% के आसपास रहता है, आप मान के चलिए उसको। तो जैसे कोई चीज़ अगर 1000 रुपये की है तो उसका 20% 200 रुपये उनको देना पड़ेगा। और डेली का डेली M to M चलता है, मार्केट टू मार्केट चलता है। अगर उसका भाव बढ़ गया
तो आपको कुछ नहीं देना है, क्योंकि आपने चीज़ खरीदी हुई है, आपका 200 का 220 हो गया ऑलरेडी, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं देना है। पर अगर उसका भाव कम हो गया, 200 का आपका 180 हो गया, तो फिर आपको उसका 20 रुपये डिफरेंस जमा करना पड़ेगा डेली बेस पे। तो मार्जिन डेली बेस पे आपको जमा करना पड़ता है, और उसको आपको जब भी आप उसको स्क्वायर ऑफ करोगे, काटोगे सौदे को, आप बोलते हैं काटना, सौदे को आप जब भी काटोगे तो जो भी नफ़ा नुकसान होगा उस दिन पे वो सेटल हो जाएगा। जी जी। अच्छा, इसमें क्या क्या आइटम्स होते हैं क्रॉप्स? जैसे अगर हम बात करें तो कमोडिटी मार्केट में कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जहां क्रय विक्रय होता है उनका? लगभग देखा जाए सभी प्रकार के मसाले, मैं नाम लूँ नाम भी ले सकते हैं, धनिया हो गया, मिर्ची हो गया, या बहुत सारे मसाले हो गए। बाकी क्रॉप्स में मतलब जो खेती में जमीन पर उगाई जा रही हैं वो लगभग गेहूँ भी है उसके अंदर, राइस भी है उसके अंदर, बहुत सारे ज्वार बाजरा ये सब चीज़ें हैं, उसके अलावा ग्वार गम वगैरह, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, हज़ारों प्रोडक्ट हैं उसके अंदर हैं। और जो एक और बात ऐड करना चाहता हूँ, उसमें आप 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक का आगे का सौदा आप ले सकते हो। जैसे अभी फरवरी चल रहा है, आप जो मई का सौदा भी ले सकते हो। मई तक आप उसको यहाँ तो रखो, यहाँ मई तक आपको उसको सेटल करना पड़ेगा। सेटल आप कभी भी कर सकते हो, पर आगे 4 महीने का भी प्रोटेक्शन मिलता है। ऐसे ही जैसे एमसीएक्स के अंदर गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, वो भी एमसीएक्स कीमती धातुएं भी उसमें आती हैं। कीमती नेचुरल गैस, निकल, एल्यूमिनियम, सब चीज़ें वो भी एमसीएक्स के अंदर ही आती हैं जी। और ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है ये भी सब एक कमोडिटी एग्रीकल्चर। कुल मिला के यही है कि जो ग्रामीण जन हैं उनको एमसीएक्स के बारे में पूरी स्टडी करना चाहिए, वो देखें, उसको समझें और उसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देख के अपना निर्णय करें। एमसीएक्स समझना बहुत ज़रूरी है उसमें। चलिए अब अपन लौट के आते हैं अपने मूल विषय पर। तो जो बढ़त की बात जो हम कर रहे थे, तो बाज़ार में बढ़त भी होती है, लेकिन बाज़ार का स्वभाव है, जैसे हरीश जी ने अभी बोला कि गिरावट भी आती है। तो ये मंदी और तेज़ी के दौर में निवेशक, मान लीजिए जो थोड़ा सा धैर्य जिनका डबाडोल हो जाता है, उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे कि मंदी और गिरावट में अपने आप को कैसे संतुलित रखें? देखिए, निवेशक को सबसे पहली ही चीज़ इस इमोशन को मैनेज करना है, और ये इमोशन जो मैनेज होता है ये निवेशक अपने आप से तो नहीं कर पाते हैं। ये इमोशन को मैनेज करने में उनके जो फाइनेंशियल प्लानर या एडवाइज़र, जो वित्तीय सलाहकार हैं, वो उनको विशेष रूप से मदद करते हैं। क्योंकि देखिए, कभी भी एक ये मानव जीवन में है हम, और छोटा सा भी कुछ होता है तो दुख और खुशी हर मानव में होती है। तो वही स्वभाव है, मानव स्वभाव। तो अगर बाजार टूटता है, थोड़ा सा गिरता है, तो दुख होना स्वाभाविक है। तो व्यक्ति को उसके मस्तिष्क से सोचना चाहिए, ना कि हृदय से। क्योंकि हृदय से सोचने में ये लगता है कि ये तो नुकसान हो रहा है, पर जब मस्तिष्क से सोचते हैं तो ये लगता है कि नहीं, नुकसान हो रहा है तो फ़ायदा उठाना और पैसा डालना है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इस तरह से मैनेज करना पड़ेगा। जब भावनात्मक जंग होती है तो उसमें ज्ञान और मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी होता है। मार्गदर्शन की एक मोटिवेशनल आपको एक चाहिए पावर, वही जो कहीं से आपको कहीं से आती। आपने देखा होगा महाभारत युद्ध में जब सामने सारे रिश्तेदारों को देख के अर्जुन कितने भावुक हो गए थे। वो हथियार डाल दिए थे उन्होंने, वो युद्ध करने को तैयार नहीं थे। बिल्कुल सही। फिर भगवान कृष्ण ने उनको सलाह दी जी। तो वो सलाहकार जो थे, वो सलाहकार का रोल हर बार, चाहे निवेश हो या जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, सलाहकार का रोल तो बड़ा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है। हरीश जी, मार्केट के अप डाउन्स जो चलते हैं और उसमें मतलब प्राथमिकता जैसे लोग निवेश करते हैं, ये तो एक मोटा सा सिद्धांत है कि अपने प्रॉफिट के लिए करते हैं, लेकिन उसके छुपा हुआ एक सत्य ये भी है कि वहाँ प्रॉफिट से ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो है, जहाँ प्राथमिकता दी जाती है वो है सुरक्षा को। आपका निवेश सुरक्षित रहे, आपका धन सुरक्षित रहे जी। तो और लालच में लोग भटक भी जाते हैं जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो आपका पिछला क्वेश्चन था उसमें एक और छोटी सी चीज़ जोड़ना चाहूँगा जी जी। इमोशंस को मेंटेन तो करना ही करना है, और दूसरा चीज़ है लॉस और नोशनल लॉस का फ़र्क भी समझना चाहिए लोगों को। लॉस और नोशनल लॉस में फ़र्क क्या है वो मैं आपको छोटी सी भाषा में समझा देता हूँ। आपने कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी, वो मार्केट नीचे आ गया, वो 90 रुपये हो गया 15 दिन बाद या 10 दिन बाद, तो 90 रुपये तो हुआ है, बट आपने उसको बेचा नहीं है 90 रुपये में। अगर आप 90 रुपये में बेच रहे हो तो आपने 10 रुपये का अपना नुकसान कर लिया, आपने लॉस बुक कर लिया। अभी तक वो नोशनल लॉस था, सिर्फ दिख रहा था पेपर पे, भाई 90 रुपये हो गया है। अगर आप उसको रखे रहे और 140 रुपये हो गया तो आपका 40 रुपये का प्रॉफिट आ गया, बट आप रखे रहे, आपने लॉस बुक नहीं किया। ये होता है लॉस और नोशनल लॉस का फ़र्क सबसे। तो ये चीज़ को भी जो भी ग्राहक हैं या कस्टमर हैं उनको समझना चाहिए, लॉस और नोशनल लॉस में फ़र्क होना चाहिए। और कोई भी आप निवेश कर रहे हो उसको रोज़ देखने से वो निवेश नहीं बढ़ेगा। आपने आज अगर पेड़ लगाया, अगले दिन उससे फल मांगोगे, नहीं मिलेगा सर। उसको 4 साल पानी खाद सब देना पड़ेगा, उसकी रक्षा करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको फल मिलेगा। तो सेम चीज़ इन्वेस्टमेंट में भी लागू होती है।
दूसरी चीज़ अभी आपने जो पूछा, बाजार का जो स्वभाव है, सुरक्षा तो साथ में बहुत ज़रूरी है। तो जो भी नए निवेशक हैं जिनको बाजार के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें। म्यूचुअल फंड में सभी कैटेगरीज अवेलेबल है। आपको प्योर इक्विटी में जाना है तो आप प्योर इक्विटी में जा सकते हो। आपको बैलेंस कैटेगरी में जाना है जहाँ पे 60-40 का रेशो मान के चल सकते हैं। 60-40 का रेशो रहता है, आप 60% इक्विटी रहता है, 40% गवर्नमेंट सिक्योरिटी डेट के अंदर रहता है, तो उसमें जा सकते हो। और अगर आपको रिस्क कम करना है तो आप असेट एलोकेशन कैटेगरी में जा सकते हो। अब उसके अंदर भी 2 कैटेगरी है, प्योर डेट वाली कैटेगरी अलग है और इक्विटी वाली कैटेगरी अलग है। तो आपका जो भी रिस्क कैपिटाइट है, आप अपने वित्तीय सलाहकार से उसकी चर्चा करके आप बता सकते हैं, भाई मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता हूँ, मेरे को एफडी में 7% मिलता है, मेरे को 10% भी मिलेगा, मैं म्यूचुअल फंड में खुश रहूँगा। तो आपको वो उस तरफ का प्रोडक्ट बताएगा और आपको बड़ी बात नहीं है, 10% रिटर्न बिल्कुल आ भी सकते हैं आराम से। तो वो चीज़ को आप समझ के निवेश करें। दूसरी सबसे बढ़िया चीज़ जो सुदर्शन जी ने भी बोली थी, गोल प्लानिंग। आपका गोल कितना है? आज अब अगर बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं तो बच्चे की शादी आज तो हो नहीं रही, आज तो वो हायर एजुकेशन के लिए नहीं जा रहा है, आज वो दूसरी कक्षा में अगर, तो आज वो हायर एजुकेशन के लिए नहीं जा रहा है। जब 10 साल के बाद वो हायर एजुकेशन में जाएगा तो 10 साल आप किसी फंड को इन्वेस्टमेंट करके तो देखो। जब आप 10 साल रुक गए वहाँ पे, तो मैं आपको मतलब हमारा जो एक्सपीरियंस बोलता है, 25 साल से हम भी इंडस्ट्री को देख रहे हैं, तो कभी भी किसी को भी कहीं तक कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। और आप उसको टाइम टू टाइम 6, 8, 12 महीने में उसको आप अपने वित्तीय सलाहकार के साथ बैठकर रिव्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें कुछ कमी पेशी है, आप उसको ठीक कर सकते हैं। और दूसरी अच्छी चीज़, जब जब आपको गिरावट, बाजार मौका देती है गिरावट में, आप उसको ऐड करें, उसमें और चीज़ ऐड करें। जब एक हवन चलता है तो हम वो जब घी का चम्मच डालते हैं उसके अंदर स्वाहा बोलते हैं तो आग और बढ़ जाती है। तो वैसे ही आप भी जब जब मार्केट आपको मौका दे, आप अपने उसमें एक फंड के अंदर स्वाहा कीजिए, आप उसके अंदर कुछ पैसा डालिए। देखिए जब वो आगे बढ़ती है ना, तो वो कितना बढ़िया हवन होता है और वो जो पूजा होती है बहुत ही स्वीकार्य होती है हमारे ईश्वर के द्वारा। तो वैसे ही निवेश भी जो है ना, आप निवेश करते रहिए, आपका निवेश हमेशा स्वीकार्य होता है। बिल्कुल, धन आहुति निवेश के हवन कुंड में जरूरी होती है। और जी सुदर्शन जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हरीश जी के इसी उसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा कि जो सुरक्षित निवेश की हमने बात करी, कई सारे दर्शक हमारे ये जिज्ञासा रखते होंगे कि उनको निवेश एफडी ज़्यादा सुरक्षा लगता है बनिस्बत अपने म्यूचुअल फंड के। तो मैं उनसे एक निवेदन करूँगा, आप एक काम करें, डेट फंड में पैसा डालें। डेट फंड आपको 7-8% का रिटर्न देता है, उसका जो ब्याज आ रहा है उससे एसटीपी कर दीजिए। अच्छा, वो इक्विटी में एसटीपी हो जाएगा। तो आपको जो वो इक्विटी का एसटीपी जाएगा, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। एसटीपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। तो आप एक ऐसा समझिए कि जो मोटा मोटा एक बैंक एफडी की बात करें हम, तो बैंक एफडी लगभग 12 साल में डबल पैसा करती है आज के समय में। यदि यही व्यक्ति ने उस डेट फंड में इस पैसे को डाल के और उससे प्राप्त होने वाले ब्याज को एसटीपी के माध्यम से इक्विटी में निवेश कर दिया, तो वही जो पैसा है वो ब्याज लगभग डबल हो जाता है। मतलब जो पैसा उनको 12 साल में डबल हो रहा था, वो ऐसा मानिए 12 साल में 3 गुना हो जाता है वो पैसा, या 3.5 गुना हो जाएगा पैसा। और रिस्क कुछ नहीं रही, मूलधन सुरक्षित है, केवल ब्याज को हम निवेश कर रहे हैं। जी जी जी। और टैक्स भी बच रहा है। बिल्कुल सही, क्योंकि म्यूचुअल फंड में टैक्स कम लग रहा है, एफडी में ज़्यादा लग रहा है। जी जी। जो म्यूचुअल फंड सही है, हम बार बार बोलते हैं, उसका ये भी एक कारण है। अच्छा, ये क्या कारण है हरीश जी? आपसे पूछा कि बार बार म्यूचुअल फंड का नाम आता है, काफ़ी भरोसेमंद ये प्लेटफॉर्म माना जाता है निवेश के लिए। और म्यूचुअल फंड में क्या ऐसी वो है विशेषता कि जिसकी वजह से वो उस पर सलाह दी जाती है विशेषज्ञ? देखिए, सबसे अच्छी चीज़ मैं बता रहा हूँ, म्यूचुअल फंड जब से चालू हुआ है, हाँ, सबसे पहला यूटीआई म्यूचुअल फंड के द्वारा जो 1963 के आसपास जब चालू किया गया था, तब से लेकर आज 2024 तक एक भी म्यूचुअल फंड कंपनी डिफ़ॉल्ट नहीं हुई है। अच्छा। ये मेरे को जितनी जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ, एक भी म्यूचुअल फंड कंपनी डिफ़ॉल्ट नहीं हुई है। मर्ज जरूर हुई है। हमारे पास कई लोग आते हैं, उनको एक्चुअली मिस सेलिंग किया हुआ रहता है। अब उनको किसी ने म्यूचुअल फंड बोल के कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट दे दिया। अच्छा। अब वो उनको बोला जाता है ये म्यूचुअल फंड है, अब वो दे तो दिया, अब वो ग्राहक को तो लगता है मेरे पास म्यूचुअल फंड है, बट वो जब 3 साल बाद 5 साल बाद निकालने जाता है पैसा और उसको प्रॉपर गाइड नहीं रहता है, मेरे को उसमें किस्त भी भरनी थी
या उसको चलाना था, तो वो चार्जेस बहुत सारे कट गए उसके, और जब वो 5 साल बाद निकालने जाता है तो उसका जितना पैसा जमा किया था उतना भी वापस नहीं मिलता है। खैर मेरे ख्याल से ये तो पहले ऐसा कुछ था, अब तो सेबी ने काफी नहीं, ट्रांसपेरेंसी वो ला किया दी है ट्रांसपेरेंसी, पर उसमें क्या किया है, जैसे तो उसको नुकसान हुआ तो उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ, Experience है, पर उसको कोई सही गाइड करने वाला हो। मैं तो हमारे जो भी हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं या जो आते हैं, मैं उनको बोलता हूँ, कोई अगर बोलता है तो भाई मेरा उसमें लगा हुआ था म्यूचुअल फंड के अंदर और मेरे को नुकसान हुआ, तो मैं बोलता हूँ आप मेरे को कागज़ दिखाओ, आपके पास जो फोलियो नंबर हो या कागज़ जो आप लेके आओ, अगर आपका पैसा डूबा हुआ है और म्यूचुअल फंड होगा तो मैं दिलवा दूंगा। मैं बोलता हूँ उनको कॉन्फिडेंस के साथ। ये कॉन्फिडेंस ही हमको बार बार म्यूचुअल फंड को आगे लेके आता है। ये कॉन्फिडेंस जो है बार बार म्यूचुअल फंड को आगे लेके आता है, और म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री इतनी अच्छी है, कभी भी किसी क्लाइंट का किसी भी स्थिति में पैसा नहीं रुका है, चाहे वो डेथ केस हो तो ट्रांसमिशन हुए, टाइमली हुए, इन केस नॉमिनी नहीं है तो उसके बाद भी उनके सक्सेशन के साथ जो भी है डॉक्यूमेंटेशन के साथ उनको पूरा पैसा मैं उनके प्रॉफिट के उनको मिला है। तो ये सबसे बड़ी एक जो बात है विश्वास की, इसीलिए बार बार म्यूचुअल फंड का नाम आगे आता है, यही रीज़न है सबसे बड़ा। जी सुदर्शन जी, क्या ये म्यूचुअल फंड के आकर्षण के और भी कुछ कारण हैं? देखिए, म्यूचुअल फंड का आकर्षण का एक सबसे बड़ा कारण जो बताऊं कि म्यूचुअल फंड का पहले आप कैसे बना है, म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर क्या, वो समझिए। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, बैंक उसके ऊपर ब्याज देता है आपको। वो कैसे ब्याज देता है? क्योंकि वो उस पैसे को किसी और को लोन देता है। यदि आप NBFC में पैसा डालते हैं, वो NBFC भी क्या करता है, वो किसी और को लोन देता है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में आप FD करते हैं, वो क्या करता है, वो किसी और को लोन देता है। अगर वो लोन उनके पास से वापस नहीं आता है तो इस केस में वो डिफ़ॉल्ट करती हैं कंपनियां। पर म्यूचुअल फंड के केस में क्या होता है, म्यूचुअल फंड किसी को लोन नहीं देता है, म्यूचुअल फंड सिक्योरिटीज़ में निवेश करता है। म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर इस तरह से है कि वो सिक्योरिटीज़ में निवेश करता है। वो सिक्योरिटीज़ कैसे हो सकती हैं? वो शेयर मार्केट के शेयर हो सकते हैं, वो बॉन्ड मार्केट के बॉन्ड हो सकते हैं, वो टी बिल्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो सकती हैं। वो इन सारी जगहों पर वो निवेश करते हैं। ये निवेश, इस निवेश में भी क्या होता है, आपको जो सिक्योरिटीज़ खरीदी हैं उन्होंने, उसके लिए उनके पास जो पैसा आया है, जो आप लोगों ने, हम लोगों ने, सबने मिलके निवेश किया, वो पैसा उसके माध्यम से वो सिक्योरिटीज़ खरीद रहे हैं, वो शेयर खरीद रहे हैं। इसको शेयर को रखने के लिए कौन है उनके पास? कस्टोडियन है। वो कस्टोडियन के पास शेयर रहते हैं, वो किसी म्यूचुअल फंड कंपनी के पास शेयर नहीं है। फिर इसका हिसाब किताब रखने के लिए उनके पास कौन है? इसका हिसाब किताब रखने के लिए उनके पास रजिस्ट्रार हैं। तो आप देखिए, यहाँ 3 लोग हो गए। एक म्यूचुअल फंड इटसेल्फ हो गया, जिनके पास में कि फंड मैनेज कर रहे हैं, वो कौन से शेयर खरीदना है, कौन से शेयर बेचना है, ये डिसाइड कर रहा है फंड मैनेजमेंट टीम। फिर ये इसका पैसा जो हमने दिया है, वो पैसा पे हुआ है शेयर ब्रोकर को, उससे जो शेयर आ रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? वो कस्टोडियन के पास जा रहे हैं। कस्टोडियन कोई अन्य कंपनी हो सकती है। SBI म्यूचुअल फंड है तो SBI म्यूचुअल फंड का कस्टोडियन शायद ICICI म्यूचुअल फंड हो सकता है, या कोई भी और कंपनी हो सकती है। तो कस्टोडियन अलग होता है, हिसाब किताब रखने के लिए रजिस्ट्रार अलग है। तो यहाँ कोई भी डिफ़ॉल्ट होने की संभावना खत्म हो जाती है, क्योंकि ये केवल फीस चार्ज कर सकते हैं, ये मार्जिन नहीं लेते हैं कि 10 रुपये की चीज़ खरीद के 12 रुपये में बेचा, ऐसा काम नहीं हो सकता। इसलिए डिफ़ॉल्ट हो ही नहीं सकता, असंभव है। ये वजह, सबसे बड़ी वजह है या सबसे बड़ा कारण है जो निवेशकों को ये आकर्षित करता है, क्योंकि यहाँ उन्हें लगता है हमारा पैसा सुरक्षित है। पहला कारण हुआ। दूसरा कारण क्या है? यहाँ लिक्विडिटी है। यदि आप कोई ज़मीन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ज़मीन बेचने जा रहे हैं, तो अगर आपको 5,000 की भी ज़रूरत है तो 5 करोड़ की ज़मीन बेचना पड़ रही है आपको, और वो ज़मीन कब बिकेगी? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या साल भर भी लग जाएगा। फिर उसकी कागजी कार्रवाइयाँ बहुत सारी हैं, म्यूचुअल फंड में वो नहीं है। बैंक FD भी करने जा रहे हैं तो बैंक FD में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे म्यूचुअल फंड में आपने एक बटन दबाया और पैसा रिडीम हो गया। तीसरी चीज़, ये 2 चीज़ें हो गई, एक लिक्विडिटी हो गई, दूसरा विश्वास हो गया जो तरीके से म्यूचुअल फंड काम कर रहा है। तीसरी चीज़ होती है टैक्स एफिशिएंसी। टैक्स एफिशिएंसी, भारत में सबसे कम टैक्स अगर किसी आय पे लगता है तो वो है म्यूचुअल फंड की आय। हमारे निवेशकों को कई बार इंश्योरेंस कंपनी वाले बड़े बरगला देते हैं कि वहाँ तो साहब 10% टैक्स है, हम तो नहीं ले रहे हैं। पर सबसे बड़ी चीज़ यहाँ ये होती है, इंश्योरेंस में आपको GST तो पहले ही देना पड़ रहा है, और इंश्योरेंस से जो आय होगी वो 5-6%, 7% होगी। चलिए, सेक्टर्स जितने भी हैं वो सब अपनी अपनी जगह नहीं, उपयोगी हैं। हम ये नहीं कहते कि आप इंश्योरेंस में या बैंक में, वो आप अपनी नहीं, एक ये कारण है, आवश्यकता के टैक्स अनुसार। एफिशिएंसी का कारण है। बिल्कुल, 1 लाख बिल्कुल। रुपए का इक्विटी पे सरकार ने
टैक्स फ्री कर टैक्स रखा फ्री है, कर रखा है। और उसके ऊपर में चाहे आपको 5 मतलब करोड़ का प्रॉफिट हुआ तो 10% कई ऐसे ब्याज बिंदु दे- वो होते हैं कि टैक्स जिसकी देना है वजह आपको। से म्यूचुअल फंड काफी कुछ उसके लिए फायदेमंद होते हैं और आकर्षण एक का सारांश केंद्र है। इसका बोला जाए तो ये ट्रांसपेरेंट है, सेबी के द्वारा ट्रांसपेरेंट, बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, शीशे की तरह है, आपको आर पार पूरा दिखता है। और जैसा कि कहा जाता है कि वित्तीय सलाहकार से सलाह लें, तो यहाँ ऑलरेडी वित्तीय सलाहकार जो बैठे हुए हैं वो काफ़ी परफेक्ट होते हैं उसके मामले में, और वो तो बल्कि आपसे पैसा लेके उसको वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। जी, आपके जो काम है जो वो कर रहे हैं वहाँ जाके वो पूरा एक्चुअल में जो फंड मैनेजमेंट टीम है फंड मैनेजर। वो पूरे एक कौशल के साथ में बैठे हुए हैं वहाँ पे, उनका जी। पूरा एक्सपर्टीज है, उस वजह से वो वहाँ काम कर रहे हैं। और नया निवेशक है या पुराना निवेशक है, उनको वो एक्सपर्टीज नहीं है, हाँ, वो क्वालिफाइड हैं उतने। जी। अच्छा जी, इसमें म्यूचुअल फंड में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की काफ़ी बात होती जी। है, अक्सर कहा जाता है। जी, तो एक एसआईपी जो होती है, तो सिप जी, का सीक्रेट क्या होता है, क्यों सिप की सलाह दी जाती है? सब सिप, सबसे जैसा नाम है सिप, सिप जो हम सिप करते हैं, घुट घुट के पीते हैं जिस तरह से हम सिप को, उसी तरह से एसआईपी भी छोटे 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 अमाउंट के रूप में वहाँ पैसा जमा होता है। सबसे अच्छी चीज़ उसमें ये होती है, बाजार का नेचर, जैसे अभी हरीश भाई ने हमको बताया, बाजार का नेचर ऐसा नहीं कि फिक्स उसमें जाए, वो डाउन भी होगा, बढ़ेगा भी, घटेगा भी, सब तरह से चलता है। सुदर्शन जी, माफ कीजिए आपको रोकना चाहिए, कॉलर हमसे जुड़ चुकी हैं, जी। संगीता जी। जी, हेलो हेलो। जी, स्वागत है, सवाल हाँ जी। कीजिए। हाँ, सवाल ये है कि हाँ जी। जी, आपकी हाँ, आवाज़ आ रही है, हेलो। सवाल कीजिए। हाँ, नमस्ते सभी जी। को, नमस्कार। नमस्कार जी। और मैं ये जानना चाह रही थी कि महिंद्रा के मल्टी एसेट जो अभी महिंद्रा के मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जो है, इसमें आप इन्वेस्ट करने के लिए क्या सलाह देंगे? नहीं संगीता जी, हम आपको बता दें, हम बार बार अपने चैनल से यही कहते हैं कि चूंकि ये चैनल से हम किसी कंपनी विशेष का नाम नहीं लेते, ना ही किसी को उसके बारे में प्रोत्साहित करते हैं, ना ही उसकी कुछ आलोचना करते हैं। हम एक सेक्टर वाइज सामान्य तौर पर जनरल बात करते हैं कि आप किस सेक्टर में करना चाहते हैं और कहाँ किया हुआ है आपने। खैर, वो फ़ोन कट गया है उनका। हालांकि देखिए, कंपनी का तो हम नहीं कह सकते, फिर भी इस समय अब चलिए इनके सवाल को अपन ऐसे लेते हैं कि कौन सा सेक्टर इस समय आपके लिए एक अच्छा नज़र आ रहा है कि जहां सुरक्षित और लाभदायक निवेश किया जा सकता है। देखिए, जैसे उन्होंने मल्टी एसेट के बारे में बात करी, तो मल्टी एसेट एक अच्छा सेक्टर है, उसमें गोल्ड भी है, सिल्वर भी होता है, इक्विटी भी होता है, डेट फंड भी होते हैं। जी जी। तो अभी जिस लेवल पे हम आज बैठे हैं, आज ऑल टाइम हाई का लेवल लगभग है, 73,000 पे सेंसेक्स है, तो इस तरह के फंड्स थोड़े ठीक हैं निवेशकों के लिए। पिछले कार्यक्रम में भी हमने बात करी थी कि मल्टी एसेट आज के समय का एक अच्छा चुनाव हो सकता है। और रही बात, हम जो अभी बात कर रहे थे एसआईपी के बारे में, एसआईपी में सबसे बड़ा फ़ायदा वही होता है कि वो बाज़ार के नीचे में भी हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, और जब बाज़ार ऊपर है तब भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो डिसिप्लिनरी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। कई बार हम क्या करते हैं कि एक इमोशन के तहत कई बार हम हमारे इन्वेस्टमेंट्स को रोक देते हैं, पर चूंकि एसआईपी पे फिक्स डेट है, उसे रोकना इतनी जल्दी सुदर्शन जी, संभव एक नहीं कॉलर है। और हमसे जुड़ चुके हैं, जगदीश पंचोली जी, इंदौर से। जी। हेलो जी, जी, जगदीश जी, सवाल कीजिए। सवाल ये है कि कई नेशनलाइज्ड बैंक गवर्नमेंट कर्मचारी अधिकारियों को कई तरह के प्रलोभन देती है, तो उसकी तुलना में म्यूचुअल फंड या एसआईपी क्यों बेटर है और लगभग कितने समय के लिए इसमें करना चाहिए? चलिए देखिए, तुलना तो हम यहाँ से नहीं आपको करेंगे किसकी तुलना में, लेकिन बस अभी जैसे कि अभी ये बताया, इसी पर चर्चा चल रही है कि म्यूचुअल फंड क्यों बेहतर माने जाते हैं। एक बार जगदीश जी के लिए और पंचोली साहब के लिए यही सलाह रहेगी कि आप कभी भी कोई प्रलोभन में ना जाएं, पहले उसकी गहराई से तहकीकात करें, फिर अपने फाइनेंशियल प्लानर या अपने वित्तीय सलाहकार के साथ बैठ के क्या अच्छा है उस पर डिस्कस करें, उसके बाद आगे बढ़ें, वो बेहतर रहेगा। और कितने समय के लिए, जैसा उन्होंने पूछा निवेश का, तो वही मेरा जवाब रहेगा कि जो फाइनेंशियल गोल है हमारे, उस गोल के अकॉर्डिंग हम निवेश करेंगे। वो वेरियस गोल्स हो सकते हैं, तो उस हिसाब से हम निवेश करेंगे। चलिए जगदीश जी, सवाल करने के लिए धन्यवाद। हरीश जी, जब बहुत सारी चॉइस होती है एक निवेशक के लिए जी, बहुत सारे फंड्स होते हैं, बहुत सारी कंपनीज होती हैं, अब गोल तो आपने बता दिया, ठीक है, अपने गोल के हिसाब से
किस तरह से उन कंपनियों का चयन किया जाए, या कौन सा फंड लेना चाहिए, किस तरह से लेना चाहिए? जी, देखिए उसमें जो सबसे अच्छी चीज़ आपने बताया, बहुत सारे फंड हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो उसमें सबसे बड़ा शब्द आता है रिस्क। आपका रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, क्लाइंट की रिस्क लेने की क्षमता, या उसकी एज क्या है। अगर एक यंग एज का आदमी है, 30 साल का आदमी है, वो रिस्क ले सकता है। देखिए लाइफ में हर जगह रिस्क है, आप रोड पे चलने से लेकर सुबह घर से निकलने तक, बाहर चलने तक, सब जगह रिस्क है। तो अब वो रिस्क कितना लेना चाहता है, तो उसके हिसाब से फंड डिसाइड किया जाता है। जनरली जो हमारा प्रैक्टिस है, अगर कोई इक्विटी फंड में निवेश करना चाहता है पर बिगनर है, मतलब नया नया कोई आया है, पहली बार वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और इक्विटी में करना चाहता है, तो हम उसको सजेस्ट करते हैं जनरली मल्टी कैप कैटेगरी में आप जाओ। मल्टी कैप कैटेगरी में क्या रहता है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, आपका तीनों 25-25% कंपलसरी आ गया और बाकी का 25% तीनों में डिवाइड हो जाता है। वो कितने पोर्शन में करना है वो फंड मैनेजर करेगा। तो वहाँ पे उनका रिस्क एपेटाइट भी थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड हो गया और सेक्टर वाइज भी पूरा डाइवर्सिफाइड हो गया। मल्टी कैप है तो वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब कई कस्टमर आते हैं पुराना निवेश के ऊपर रिटर्न्स देख के, भाई फलां फंड ने इस साल में 50% रिटर्न दिया है, आप उसमें हमारा निवेश करवाओ। पर जो आपको रिटर्न दे चुका है और दे चुका और देगा में बहुत बड़ा फर्क है। तो वो जो है निवेशक को समझना चाहिए, पास्ट रिटर्न इज नॉट अ फ्यूचर गारंटी, वो आपको देख के समझ के करना चाहिए। और निवेश करने से पहले आप चाहें तो उस पोर्टफोलियो को भी देख सकते हैं, जिस भी स्कीम के अंदर आप निवेश कर रहे हैं, या वित्तीय सलाहकार से आप सलाह कर सकते हैं, या उनके बोल सकते हैं, आप उनका पोर्टफोलियो देख सकते हैं, उन्होंने किस स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा, अगर डेट साइड जाए तो डेट साइड भी आप कैटेगरी देख सकते हैं, डेट में भी उसने किस टाइप के पेपर खरीदे हैं। अगर ट्रेजरी बिल खरीदा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी वाले बॉन्ड खरीदे हैं, ट्रिपल रेटेड बॉन्ड खरीदे हैं, तो उनकी जो है गुणवत्ता जो रहती है ना, बहुत अच्छी रहती है। तो हाँ, हो सकता है रिटर्न 1-8% का इधर उधर हो, बट आपको सिक्योरिटी पूरी मिल रही है। बट अगर पेपर क्वालिटी खराब है और रिटर्न आपको ज़्यादा मिल रहा है, तो आपका रिस्क बढ़ जाएगा वहाँ पे। पेपर क्वालिटी अगर बी नेगेटिव है, बी है, डबल बी है, तो वहाँ पे अगर वो पेपर डिफ़ॉल्ट होता है या पेमेंट डिले होता है, तो आपके जो भी पोर्टफोलियो के ऊपर भी वो डेंट पड़ सकता है। तो ये चीज़ें देख के समझ कर निवेश करना चाहिए। और निवेश करने से पहले आपको जो आपके वित्तीय सलाहकार हैं उनसे आप खुल के डिस्कशन करें। आपका गोल पीरियड क्या है, आपका पीरियड क्या है, कितने समय तक आप निवेश करना चाह रहे हैं, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, वो अगर आप बताते हैं पूरी चीज़ें, तो आपके निवेशक को मतलब निवेश को कभी नुकसान नहीं होगा, ये पक्की बात है। जी जी जी। सुदर्शन जी, हम आज के कार्यक्रम में बात कर रहे हैं बढ़ता बाजार, बढ़ता निवेश। तो अभी इस बढ़त में शेयर मार्केट से संबंधित हम अगर बात करें तो पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि एफपीआई का काफ़ी आकर्षण हमारे बाज़ार पर रहा है और ये बॉन्ड बाज़ार में बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। उससे काफ़ी बढ़त भी आई है बाज़ार को। एफपीआई मतलब फॉरेन जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो रहती हैं, ये क्या होते हैं और बॉन्ड बाज़ार क्या होता है जहाँ ये आ रहे हैं आजकल? देखिए प्रेम जी, फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक जो हैं बेसिकली ये उस देश में जाते हैं जहाँ पे कि बॉन्ड की यील्ड ज़्यादा है और अच्छा। उस यील्ड को कम होने की संभावना है। अच्छा, है ना। अभी अगर हम बात करें हमारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स की, तो उनकी यील्ड 7.25-7.5 के आसपास घूम रही है। अब इंटरेस्ट रेट कट की चर्चाएं हो रही हैं, चाहे वो अमेरिका की बात हो चाहे भारत की बात हो। हमारे भी रिजर्व बैंक गवर्नर साहब ने कहा है कि इंटरेस्ट रेट कट हम आगे इस फाइनेंशियल ईयर के सेकंड या थर्ड क्वार्टर से वो प्लान सोच सकते हैं। तो जब एफपीआई को ये डायरेक्शन दिख रहा है कि ये इंटरेस्ट रेट कट का साइकिल चालू होगा, तो देखिए जब भी इंटरेस्ट रेट कट होगा, जो पुरानी सिक्योरिटीज़ हैं जिनमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है उनके भाव बढ़ेंगे। अच्छा, है ना, हमेशा होता है। जहाँ आपको ज़्यादा ब्याज मिल रहा होगा, ऐसा कोई पेपर होगा तो उसे आप लेना ज़्यादा आतुर होंगे उसको लेने के लिए। वैसे ही हर कोई होता है, जहाँ उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा वो लेगा, तो उसके भाव बढ़ते हैं। वो भाव बढ़ते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होता है पोर्टफोलियो में। उसके रिटर्न्स बढ़ते हैं। अच्छा, तो वो रिटर्न्स डबल डिजिट में आते हैं। तो उसका फ़ायदा उठाने के लिए एफपीआई भारत में निवेश बढ़ा रहा है। जी। वही हमें हमारे जो देश के निवेशक हैं उनको भी करना चाहिए। जो अगर सुरक्षित निवेश चाहते हैं तो उन्हें बॉन्ड मार्केट में आना चाहिए और लॉन्ग टर्म बॉन्ड लें अभी इस समय में, और आराम से बैठ के वेट करें 3-4 साल तक का। आराम से उन्हें डबल डिजिट रिटर्न उसमें मिलेगा। जी 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 हरीश जी, बॉन्ड मार्केट और ये हम जैसे म्यूचुअल फंड इनकी बात करते हैं, तो इनमें क्या कुछ फ़र्क है? अगर है तो वो किस तरह से होता है? देखिए म्यूचुअल फंड में दोनों चीज़ें चलती हैं। अच्छा। डेट सिक्योरिटीज़ भी चलती हैं, इक्विटी सिक्योरिटीज़ भी चलती हैं। बॉन्ड जो आता है डेट साइड में आता है, वो डेट सिक्योरिटीज़ में काउंट होता है।
तो जैसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड रहते हैं, जैसे बैलेंस फंड की मैं बात कर रहा था, तो बैलेंस फंड के अंदर आपका 60-65% इक्विटी पोर्शन रहता है और बाकी 30-40% बॉन्ड और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वाले रहते हैं। जैसे सुदर्शन जी ने बोला उनका यील्ड बढ़ता है, अभी यील्ड बढ़ा हुआ है ऑलरेडी 7-7.5% का गवर्नमेंट पेपर अवेलेबल है। तो जैसे ही रेट कट होंगे, नीचे जाएंगे रेट, तो उनकी प्रीमियम बढ़ जाता है, उनका प्रीमियम बढ़ जाता है। जो फ़ायदे की बात बोल रहे हैं ना, वो प्रीमियम उनका बढ़ जाता है। अगर वो किसी को पुराना पेपर खरीदना है तो वो आज अगर वो सपोज फॉर एग्जांपल 7.25 रुपये पे मिल रहा है, तो वो प्रीमियम जैसे ही बढ़ेगा तो 7.5 पौने 8 रुपये में मिलेगा वही भाव। तो वो और लंबे समय में क्या है, उनके ऊपर जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आता है तो वो बढ़ जाता है, तो डबल डिजिट रिटर्न भी आते हैं। जी। और आपका क्वेश्चन जो है, दोनों में फ़र्क यही है, बॉन्ड मार्केट जो रहता है सिक्योर्ड मार्केट रहता है, वहाँ पे सिक्योर्ड निवेश रहता है, वहाँ पे क्योंकि इंटरेस्ट रेट जुड़ा हुआ है। बट जो इक्विटी मार्केट है वहाँ इंटरेस्ट रेट नहीं जुड़ा हुआ है, वहाँ गेन जुड़ा हुआ है। गेन और इंटरेस्ट रेट दोनों में यही फ़र्क होता है। इंटरेस्ट में आपका TDS लगता है, गेन में आपको कैपिटल गेन लगता है। चलिए हरीश जी, एक कॉलर से और हम बात कर जी, लेंगे। इंदौर से अमित जी टेलीफोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो, जी, अमित जी सवाल कीजिए। नमस्ते सर। मेरा ये पूछना है, मैं खुद एक निवेशक हूँ जी और मैं समय समय पे मार्केट में जो परफॉर्मिंग स्कीम्स रहती है जी। वो उनमें हमेशा पैसा इन्वेस्ट करता हूँ। तो मेरा ये पूछना था, मेरा निर्णय बिल्कुल सही है या मुझे कुछ और डिसीजन लेना चाहिए? मतलब मेरे ख्याल से ये जब मार्केट का उसकी वैल्यू देखते हैं, हाँ। उसके अनुसार ये निर्णय कर लेते हैं कि अभी इनको बेचना है या क्या करना जो है। अभी हरीश जी ने बताया और था, वही ये निवेश करते हैं। वही निवेश करते हैं। वो बिल्कुल। देख लेते हैं पुराना रिटर्न जिसमें ज़्यादा आ रहा है, उस स्कीम को ले लेते हैं। और वो अगले साल शायद वो ठगा हुआ महसूस करते होंगे कि अरे ये तो रिटर्न ही नहीं आया। जी। तो क्या ये अमित सही जी- है ऐसा? नहीं, अमित जी को मैं यही बोलना चाहूँगा कि इस तरह से कभी नहीं करना चाहिए। हाँ। अपने फाइनेंशियल प्लानर या वित्तीय सलाहकार से सहयोग लें, पोर्टफोलियो को देखें कि उसमें क्या है, आगे बढ़ने वाली चीज़ों को देखें। पीछे जो रिटर्न आ चुका है वो रिटर्न कोई गारंटीड नहीं है कि आगे भी आएगा। तो आगे जो रिटर्न बढ़ने की जिनमें संभावना है वैसी चीज़ें तलाशें अपने वित्तीय सलाहकार के साथ बैठ के और उसमें निवेश करें, तो कभी भी ऐसा ठगा महसूस नहीं करेंगे आप। उसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा मैं। जी जी। क्या होता है, ये जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बोला मैंने, एक क्लाइंट क्या करता है गलती, पास रिटर्न्स देख के वो लेके आता है, बोलता है उस फंड ने इतना रिटर्न दिया, मेरे को उसमें डालना है। तो दिया और देगा में बहुत बड़ा फर्क होता है, मैंने पहले भी बोला। अभी जैसे आपको अगर किसी चीज़ को एनालाइज करना है तो आप गवर्नमेंट की ट्रेंड को फॉलो करो, मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करो। गवर्नमेंट का फोकस कहाँ पे है? गवर्नमेंट का फोकस है आज की तारीख में इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर, रेल, रोड, ट्रांसपोर्ट, इन सेक्टर्स पे पूरा फोकस है। तो ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट उस पर कैपेक्स कर रहा है, वहाँ पे खर्चा कर रहा है, तो वो चीज़ें बढ़ेगी। अब उससे जुड़ी जो भी कंपनियाँ हैं वो किस म्यूचुअल फंड के अंदर है, उनके अंदर निवेश कर सकते हैं। इनोवेशन की बात करें तो ऐसे जो भी सेक्टर हैं, या स्टार्टअप्स की बात करते हैं, हम अभी पिछले 4 साल से स्टार्टअप वर्ड सुनते आ रहे हैं। लोगों को अभी समझ में आई है स्टार्टअप चलते हैं, और वो 4 साल से रिटर्न ऑलरेडी दे चुके हैं। अब आगे देंगे नहीं देंगे वो एक बात की बात है। तो जो भी ट्रेंड चलता है उस ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए, और जो ट्रेंड को फॉलो करके चलता है मार्केट भी उसी ट्रेंड में ही चलता है, और वो इन्वेस्टर पैसा बनाता है। तो आप अपने अगर वित्तीय सलाहकार से जब बात करते हैं तो आपको वो सलाहकार सलाह देता है, ट्रेंड के बारे में बताता है, आज ये ट्रेंड ट्रेंडिंग में है, यहाँ पे अगर आप निवेश करोगे तो आने वाले 3, 4, 5 साल में आपका पैसा बनेगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो ट्रेंड आप गवर्नमेंट को भी देखो, गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग कहाँ पे कर रही है, वहाँ पे डेफिनेटली पैसा बनता है। जी तो उसको फॉलो करना चाहिए, ना कि पिछले रिटर्न्स को। जी जी जी। अच्छा, इसमें एक विकल्प और निवेशकों के सामने अभी है, हालांकि बहुत नया तो नहीं है लेकिन उतना लोकप्रिय भी अभी शायद जन जन तक नहीं पहुंचा है। अभी हरीश जी आपने बात की थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो रहा है, रोड, ये तो एक इन्वेट करके एक प्लेटफॉर्म है। इन्वेट क्या होता है? जो ट्रस्ट बनाया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, वो क्या है और उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे होता है इन्वेट के द्वारा? देखिए, इन्वेट ट्रस्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो उसमें आप डायरेक्ट इन्वेस्टर छोटा निवेशक नहीं कर सकता। वहाँ पे जो है जितने भी बड़े निवेशक हैं वहाँ पे उनका जो पॉकेट साइज है, सपोज 100 करोड़ है फॉर एग्जांपल, तो एक नॉर्मल निवेशक 100 करोड़ निवेश नहीं कर सकता। तो वो जो भी हमारे QIB के थ्रू होता है या जो म्यूचुअल फंड हाउसेस होते हैं वो उस थ्रू वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी जो डायरेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियाँ हैं, तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात करते हैं या मैंने ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक फंड की बात करी, तो उसके अंदर वो कंपनियां ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। तो अगर आप उन फंड्स के अंदर निवेश करते हो तो आपको उस चीज़ का बेनिफिट मिल जाता है। जी।
अच्छा, रीट्स में भी तो छोटे निवेशक निवेश कर सकते हैं इसमें। हाँ, रीट्स में अभी रीट्स फंड्स भी आ गए हैं इंडिया के हाँ, अंदर। रियल एस्टेट रीट्स इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। हाँ, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। रीट्स में क्या है, जो रियल एस्टेट की कुछ कंपनियां हैं जो रीट्स में लिस्टेड है, वो अपने एक शॉपिंग मॉल बनाती हैं या बिल्डिंग बनाती हैं और उसको किराए पे देती हैं, और किराए से जो उनको इनकम आती है वो आपको उसका बेनिफिट पास ऑन होता है। बट अभी हिंदुस्तान में रीट्स का चलन उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो हिंदुस्तान में एवरेज आप रेंटल इनकम देखोगे 25 से 30 पैसे का रेंटल इनकम है, और हायर साइड जाओगे अगर एकदम कमर्शियल लोकेशन है, एकदम कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो 40 पैसा, मैक्सिमम साइड की बात बता रहा हूँ। तो अगर आप 25 से 30-40 पैसे के इन्वेस्टमेंट की बात करते हो तो आपका सालाना रिटर्न वही 6% 7% ही जाके बैठता है। तो 6-7% का रिटर्न में आदमी रिस्क नहीं लेना चाहता, वहाँ पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क भी है कहीं ना कहीं, तो वो कंपनी रिस्क हो जाता है। तो रीट्स का अभी सक्सेस रेशियो इंडिया में कम है। बाकी रीट्स फंड अवेलेबल है, इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, वो अच्छा ऑप्शन है अगर किसी को प्रॉपर्टी में निवेश करना है तो। जी सुदर्शन जी, कॉलर से बात करने से पहले आपका एक सवाल आपसे जो किया था वो आप दे रहे थे जवाब कि सिप का सीक्रेट, जी वो अधूरी रह गई थी बात। ओके, देखिए सिप का सीक्रेट वाली जो हमने बात करी थी कि सिप का सबसे बड़ा फायदा ही वो है जो वोलेटिलिटी है बाजार में, जिससे कि आम निवेशक डरता है बाजार नीचे ना गिर जाए। आम निवेशक चाहता बाजार एक लाइन में चले, पर बाजार का नेचर नहीं है कि वो एक लाइन में चलेगा, बाजार तो वोलेटाइल ही रहेगा। तो उस वोलेटिलिटी को मैनेज करने का सबसे अच्छा साधन जो है वो है सिप, SIP, जो मैंने पहले बोला कि सिप करते हुए ही पैसा जमा होता है वहाँ। जी जी, तो वो एक सबसे अच्छा भी उसकी USP है कि छोटा छोटा पैसा आप जमा करते हैं और बड़ा आपको पैसा मिलता है। और इसमें मैं एक और चीज़ जोड़ूंगा, हाँ, सिप सबसे अच्छा चीज़ है वो डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, आपका एक तारीख फिक्स है, आपका 10 तारीख फिक्स है अगर, तो 10 तारीख को आपके अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाएगा, मार्केट कुछ भी हो, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। अच्छा, नीचे है तो आपके लिए खुशी की बात है, आपको यूनिट ज़्यादा मिलेंगे, अगर ऊपर है तो आपके पुराने यूनिट का भाव बढ़ जाता है। तो इसको ऑटो एवरेजिंग तो कर ही रहा है। और सिंपल भाषा में बोले, जैसे इन्होंने बोला सिप करके उसको लेना है, तो हम उसमें एक और चीज़ होते हैं, आपकी बाल्टी नीचे है, ऊपर से नल चालू है, टप टप करके गिर रहा है, वो बाल्टी भरनी है, बूंद बूंद से घड़ा भरना है, ही आपको भरना है। इसमें, तो बिल्कुल। सिप करके जो उसमें टिप टिप करके पानी गिरता है ना आपका, तो वो आपकी बाल्टी भरनी ही भरनी है। तो आप सिप करिए, उसको कंटिन्यू रहिए, SIP करिए, मस्त रहिए। इसमें एक चीज और आ गई है, अभी तक हम सिप की बात करते थे, अब स्मार्ट सिप आ गई है कुछ। अच्छा, यस, उसमें क्या होता है, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि एक एक बूंद करके पैसा आ रहा है। फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति ने एक SIP करी, वो 10,000 की SIP है मात्र जी, यदि बाजार गिरता है एक सर्टेन परसेंटेज उसमें ट्रिगर लग जाता है। हाँ। यदि बाजार 2% गिरा तो वो 10,000 की SIP में 10 की बजाय वो 15,000 या 12,000 जो भी हम उसमें पहले डिफाइन कर देंगे, वो अमाउंट उतना बढ़ जाएगा, जिससे यूनिट्स, जब सस्ता यूनिट का भाव आया तो आपने ज़्यादा पैसा लेके उसको खरीदा, तो उससे फ़ायदा होता है। ये वाली स्मार्ट स्विच जो हैं, ये सॉरी स्मार्ट SIPs जो हैं, स्मार्ट SIPs आपको ज़्यादा बेनिफिट देती हैं एक नॉर्मल SIP की बजाय। हरी जी, स्मार्ट SIP के बारे में आप कुछ और बताना चाहेंगे? बिल्कुल, ऐसा स्मार्ट SIP भी ऑप्शन अच्छा है, और उसके साथ टॉपअप SIP भी अच्छा ऑप्शन है। टॉपअप SIP में क्या चीज़ है, आपने 10,000 रुपये की SIP करी, आप एक इंस्ट्रक्शन दे देते हो 6 महीने या 12 महीने का इंस्ट्रक्शन दे दो कि 10% से मेरी SIP ऑटोमेटिकली हर 6 महीने में या 12 महीने में बढ़ जाए, या अमाउंट से भी दे सकते हैं। आपने 10,000 की और हर साल में 2,000 से SIP बढ़ाना चाहता हूँ, तो पहले साल 10,000 निकलेगा, नेक्स्ट ईयर 12,000 निकलेगा, तीसरे ईयर 14,000 निकलेगा ऑटोमेटिकली। और उसमें आप एक ट्रिगर ऑप्शन भी दे दोगे जो कैपिंग रहेगा, कैपिंग बोलते हैं। आपने 20,000 का कैपिंग दे दिया भाई, 20,000 हाईएस्ट, मतलब जिस दिन वो 20,000 पे पहुंच जाएगी 5-6 साल, तो फिर वो 20,000 की ही चलती रहेगी। तो इसको टॉपअप SIP भी बोला जाता है। तो ऑटोमेटिक आपका टॉपअप एक्टिवेट हो जाता है हर साल या 6 महीने में आप कर सकते हो। तो उसमें भी क्या है, यूनिट का एक्यूमुलेशन हो जाता है, और क्या है, आपको बार बार आपको नई SIP करने की ज़रूरत नहीं है, और उसमें आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं। तो आपका ऑटोमेटिकली हर साल अमाउंट बढ़ रहा है, और अब आप कैपेबल हो तो आप 6-6 महीने में बढ़ाओ, उसको कोई दिक्कत नहीं। और आजकल दूसरी चीज़ मल्टी स्कीम SIP भी आ गई है। आप एक ही फॉर्म के अंदर 3-4 स्कीम्स के अंदर आप चूज़ कर सकते हो। अगर आप एक समझदार निवेशक हो तो आप एक मल्टी कैप में ले लो, एक मिड कैप में ले लिया, एक लार्ज कैप में ले लिया, एक स्मॉल कैप में ले लिया। पोर्शन आपको डिवाइड करना है, मेरा 10,000 कैसे डिवाइड होगा, वो आप डिवाइड कर लो, वो ऑटोमेटिकली आपके निकलेंगे 10,000 ही, और ऑटोमेटिकली 4 या 3 स्कीम जो भी आपने चूज़ करी है उसमें वो डिवाइड हो जाएगा। मतलब तो ये सब चीज़ें ऑप्शन अवेलेबल बढ़ता बाजार, बढ़ते निवेशकों के साथ साथ बढ़ती टेक्नोलॉजी और बढ़ते विकल्प भी साथ में ले जा रहे हैं, शेयर मार्केट को आगे ले जा रहे हैं। साथ में एक और चीज़ जोड़िए, स्मार्ट निवेशक।
निवेशक भी स्मार्ट हो रहा है बिल्कुल, और बिल्कुल। उसको स्मार्टली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। टेक्नोलॉजी ने टेक्नोलॉजी काफ़ी के स्मार्टनेस साथ। बना जी, दी जी, है। अभी बढ़ते बाजार के लिए जो बहुत बड़ा योगदान एक माना जा रहा है, हरीश जी आपसे भी मैं ये जानना चाहूँगा और सुदर्शन जी आप दोनों से, कि उसमें पिछले सालों से 2 या 3 साल से लगभग मेरे ख्याल से मिड कैप और स्मॉल कैप ने काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई। जी, निवेशकों ने भरोसा इन दोनों पर ही जताया है। आगे क्या होने वाला है? उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है, आपने जो बोला स्मॉल कैप और मिड कैप ने निवेशकों को रिटर्न ज़बरदस्त दिया है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, जो स्टार्टअप्स नए नए हिंदुस्तान में नई नई कंपनियाँ आई, वो लिस्टेड हुई मार्केट के अंदर। वो पहले स्मॉल कैप कैटेगरी में थी, फिर मिड कैप में आ गई उसमें से कुछ कंपनियाँ। तो वो जो नई कंपनियाँ आई और जो नया पैसा लेके आई, नए कॉन्सेप्ट लेके आई, नई नई चीज़ें लेके आई, तो इनोवेशंस के साथ मार्केट चलता है तो वो कहीं ना कहीं रिटर्न्स ज़्यादा देता है। नई चीज़ की तरफ हर कोई अट्रैक्ट होता है। पहले हम लोग जब गाड़ियाँ चलाते थे, पेट्रोल गाड़ी, डीजल गाड़ी चलती थी, फिर अब धीरे धीरे ईवी आ गई, तो ईवी पे लोग फोकस होने लगे। ये मैं एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ। अब फिर ईवी के बाद अब हाइब्रिड मॉडल आ गई है, पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों हाइब्रिड गाड़ियाँ आ गई। तो जैसे जैसे नई नई चीज़ें आएंगी वैसे वैसे स्मॉल कैप मिड कैप कंपनियाँ रिटर्न देंगी। आज की तारीख में, मैं डिस्क्लेमर के साथ बोल रहा हूँ, आज की तारीख में स्मॉल और मिड कैप की जो वैल्यूएशन है बहुत काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो थोड़े निवेशक भी सहमे हुए हैं, थोड़ा मार्केट भी उस वजह से सहमा हुआ है, भाई हाई वैल्यूएशंस पे निवेश करना चाहिए नहीं करना चाहिए। पर ये बाज़ार में आप अगर स्मॉल कैप मिड कैप में निवेश कर रहे हैं तो एसआईपी के थ्रू करिए, एसटीपी के थ्रू करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लंबे समय के लिए अगर निवेशक हैं आप तो करिए। और उसके अलावा यहाँ से जैसे अगर देखा जाए, मैं उसमें चीज़ जोड़ रहा हूँ, तो पिछले 2 साल से अगर देखा जाए लार्ज कैप्स ने ज़्यादा रिटर्न नहीं जनरेट किया है। तो अब यहाँ से जो बारी दिख रही है लार्ज कैप्स की भी दिख रही है, यहाँ से लार्ज कैप का बाजार भी अच्छा चलेगा, क्योंकि अभी ये अंतिम साल का अंतिम महीना है, मार्च आ गया अपना फाइनेंशियल ईयर का। तो मार्च के बाद जो उनके रिजल्ट्स आएंगे तो रिजल्ट्स जो बहुत ही अच्छे रहेंगे, जो उम्मीद है मार्केट की। तो अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो कहीं ना कहीं स्टॉक्स भी वो चलने चालू हो जाते हैं। तो यहाँ से लार्ज कैप भी एक अच्छा सेक्टर लग रहा है निवेश के लिए। मतलब कुल मिला के ये है कि बढ़ते हुए बाज़ार में काफ़ी कुछ तकनीक आपके साथ है, आपका अनुभव आपके साथ है, और अगर कुछ कमी आपको महसूस होती है तो सलाह लेके विशेषज्ञों के साथ आप आगे बढ़ते रहें। अवश्य। देश बढ़ रहा है, निवेश बढ़ रहा है, बाज़ार बढ़ रहा है। अब हमारे कार्यक्रम में यही आज विषय हमने रखा था और काफ़ी अच्छी जानकारी आप दोनों विशेषज्ञों ने यहाँ कर दी। हरीश जी आपका और सुदर्शन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, अगले विषय के साथ हम फिर नए कार्यक्रम लेकर आएंगे। इसमें भी आपके फ़ोन कॉल्स का हमें इंतज़ार रहेगा और जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम से। हर शुक्रवार को 4:30 से 5:30 बजे निवेश कार्यक्रम होता है, लाइव फ़ोन इन। इस बार हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।